अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिमशा अंसारी नावल एतबारे यार किस्त नंबर 2। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस नावल की तमाम किस्तें आप लोग को बआसानी मिल जाएं। शहाब ऑफिस से घर आया तो देखा सबिया बेगम वफ़ा पर सदके वाली जा रही थीं। अपनी माँ का इतना हुस्न सलूक देख वो भी हैरत से दंग रह गया था। जो सास हर वक्त अपनी बहू को अपनी ज़्यादती का निशाना बनाती थी, आज वही सास उसके आगे पीछे हो रही थी। वो समझ गया था ज़रूर दाल में कुछ काला है, मगर वो कहाँ जानता था कि पूरी दाल ही काली है, बल्कि वो खिचड़ी ही काली है जो सबिया बेगम ने अपने दिमाग में पकाई थी। सब खैरियत तो है ना? उसने पहली फुर्सत में यही सवाल किया था। हाँ भाई, खैरियत तो है, मगर बहुत खुशी की खबर है, तुम बाप बनने वाले हो। बढ़ते जज्बात से सबिया बेगम ने फिर से वफ़ा को गले से लगा लिया था, जबकि उनकी बात सुन शहाब नासमझी से उन्हें देख रहा था। आपको ऐसा किसने कहा अम्मी? वो हैरत और इस्तेजाब से पूछ रहा था। उसकी बात सुन सबिया बेगम ने मुँह बस हो रहा था। अब भला ऐसी बातें किसने करनी है हमसे? ज़ाहिर सी बात है वफ़ा को उल्टियाँ हुई हैं और उसका जी मालिश कर रहा है, और ये सब इसी हालत में होता है। वो आंखें चढ़ाए सरजनिश के अंदाज में बोल रही थी। उनकी बात सुन शहाब को उनकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ था। भला वो कैसे एक उल्टी होने पर इतनी बड़ी बात का दावा कर सकते थे? अम्मी, मगर ऐसे कैसे? वो हिचकिचाता हुआ आगे बोलने के लिए लफ्ज़ जमा कर रहा था जब सबिया बेगम ने सक गिरी से उसकी बात दरमियान में ही काट दी थी। बस चाह, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी के अभी वफ़ा को डॉक्टर के लेके जाओ। भाई, इतने अरसे बाद वो खुशखबरी मिली है, इसलिए अब मैं कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो खुशनुमा से कहती कमरे से निकल गई थी। उनकी बात सुन उसने ताज्जुब से सर उठा के वफ़ा की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर मसूरियत के रंग बिखरे हुए थे। वो नहीं चाहता था किसी भी सूरत वफ़ा का दिल टूटे, लेकिन हो सकता है जो अम्मी ने कहा हो वो ठीक हो। ये ख्याल आते ही वो फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब लपक गया था। वो दोनों अस्पताल के कमरे में डॉक्टरनी के सामने कुर्सियों पर बैठे इज़्तिराब से डॉक्टरनी की जानिब देख रहे थे। अभी चंद मिनट पहले ही वफ़ा डॉक्टरनी से चेकअप करा के आई थी। दरमियानी उम्र की डॉक्टरनी आंखों पर चश्मा लगाए पूरी तवज्जो से वफ़ा की रिपोर्टें देख रही थी। पिछले कई सालों से वफ़ा इन्हीं लेडी डॉक्टर से अपना इलाज करा रही थी। डॉक्टर, क्या मेरी वाइफ उम्मीद से है? डॉक्टरनी के चेहरे पर फैलती नाउमीदी देख शहाब ने मुतफक्कर होते पूछा था, जबकि वफ़ा हैरान परेशान सी बैठी अपनी उंगलियां मसल रही थी। आई एम सॉरी मिस्टर शहाब, मगर आपकी मिसेस को मैदे की ख़राबी की वजह से उल्टी हुई थी। रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आया। मैं जानती हूँ आप लोग पिछले काफ़ी सालों से बेऔलादी के चक्कर में बहुत से डॉक्टरों से इलाज करा चुके हैं, और अक्सर घरों में शादी के इतने सालों तक औलाद ना होने पर सास नंदे लड़की पर ताने कसती हैं, हत्ता कि शौहर बेऔलादी की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। लेकिन आप समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वफ़ा पर किसी किस्म का प्रेशर देने के बजाय आप लोग मज़ीद इंतज़ार करेंगे और अल्लाह के फ़ैसले पर सब्र करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी आपके औलाद की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने अपनी रूम में बोलते शहाब को समझा रही थी, मगर उनकी बात सुन वफ़ा सख्ते की कैफियत में अपनी जगह पर शामिल रह गई थी। आंखों में अज़ियत से आंसू भर गए थे, जबकि एक बार फिर नाउमीदी का तीर खुद में पेवस्त होता महसूस करके दोनों कंधे तकन से डल गए थे। इस कमरे की चारों दीवारें से उसे सबिया बेगम की तंज करती आवाज़ आने लगी थी। चंद पलों पहले सबिया बेगम का मोहब्बत भरा बर्ताव वो सारी ज़िंदगी का समझ बैठी थी। उसने भी तो अपनी सास की बात पर फौरी यकीन कर लिया था, और अब डॉक्टरनी की बात सुन उसका मासूम दिल बुरी तरह से टूटा था। खुशी का एक नन्हा सा फूल थोड़ी देर के लिए उसके दिल में खिलकर उजड़ गया था। डॉक्टरनी की बात सुन शहाब अस्वात में सहलाता उसका हाथ थामता कमरे से वॉकआउट कर गया था। वो दोनों उतरे हुए चेहरे के साथ घर में दाखिल हुए तो सबिया बेगम को इंतज़ार में सूखते हुए पाया। उन दोनों को घर में दाखिल होता देख सबिया बेगम अपनी मकसूद मुस्कुराहट होठों पर लादे खुशी और मसरत से उन दोनों को देखने लगी। इतनी बड़ी खुशी की बात पर उनके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। क्या हुआ शहाब, मिठाई नहीं लाए? शहाब को खामोश देख और वफ़ा की झुकी नज़रें जांच कर सबिया बेगम के दिल में कतरे की घंटी बज गई थी। अम्मी, डॉक्टरनी ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, और न अभी दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद है। शहाब ने मजबूत लहजे में कहते अपनी माँ की तरफ देखा था, जिनका चेहरा शहाब की बात सुन लाल अंगारा सा होने लगा था। पल में ही चेहरे के तने नकुश लिए वो दांत पीसती वफ़ा के करीब आई और इसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ दिया। वो जो नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से खड़ी थी, उस अचानक अफ्ताब पर न संभलती हुई पीछे की तरफ ढलकी थी। उसको वज़न बरकरार न रखते हुए देख शहाब ने उसे सहारा देते हुए कमर से थाम लिया था।
पता नहीं कौन सा बदनसीब दिन था शाहाब, जो तुमने कॉलेज में उस मनहूस को पसंद किया था और मैंने इससे तुम्हारी शादी करा दी। हमारे तो नसीब ही फूट गए हैं इस औरत को अपने घर लाके। एक औलाद न दे सकी है हमारे घर को। समिया बेगम गुस्से से आंखें फाड़ती उस पर चिंगाड़ रही थी। उनके लहजे पर सहमती वफ़ा शाहाब के पीछे चुप गई थी। अम्मी प्लीज़ यार, इसमें वफ़ा का कोई कसूर नहीं है, आपकी खुद की गलती है। इतनी सी बात पर आपने इतनी बड़ी उम्मीद लगा ली। वफ़ा तुम कमरे में जाओ, मैं अम्मी को समझाता हूँ। शाहाब कड़क लहजे में समिया बेगम को लाजवाब करता हुआ वफ़ा की तरफ देखता बोला। तो उसकी बात सुन वफ़ा तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लपक गई। शाहाब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझा? मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना। अब मुझे नहीं पता तुम दूसरी शादी करोगे। मैं अब इतने बड़े घर में सन्नाटा नहीं देख सकती। उसने आधी सीढ़ियाँ पार की थी जब सबिया बेगम की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। वो कैसे बर्दाश्त करती अपने शौहर के साथ किसी और को। उसका दिल सिसक कर रह गया था। मुर्दा कदमों से चलती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में जहाज़ी साइज़ बेड पर बैठी वो ज़ारो कतार हो रही थी। दिल था कि संभल ही नहीं पा रहा था। शाह सबिया बेगम से बात करके कमरे में आया तो उसकी सोची हुई सुरख आंखें देख तड़प गया। वफ़ा क्या हो गया है, ऐसे क्यों रो रही हो? उसके सिरहाने बैठकर वो मोहब्बत से पूछने लगा था। शाहाब आप दूसरी शादी कर लें प्लीज़, वो हिचकियाँ लेती बोली तो शाहाब ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। वफ़ा तुम अम्मी की बातों का बुरा क्यों मानती हो? भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? और जहाँ तक रही दूसरी शादी की बात, तो मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। हमारे औलाद हो या ना हो, लेकिन आइंदा के बाद मैं तुम्हारे मुँह से ये बात मत सुनो। वो संजीदगी से कहता उसके बालों में उंगलियाँ पड़ने लगा था। शाहाब मैं आपको बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ। शाहाब के सीने से लगे उस नज़र से आंखें मींच रही थी। ये तसव्वुर ही उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करूँगा, गंभीरता से कहते उसने वफ़ा के माथे पर लब रख दिए थे। 2 दिन हो गए थे सबिया बेगम ने बिल्कुल वफ़ा से बातचीत बंद की हुई थी। वफ़ा ने भी आगे बढ़कर कोई बात नहीं की थी क्योंकि वो बेचारी खुद को इस लायक नहीं समझती थी। उसे लगता उसमें कोई बहुत बड़ा ऐब है जिस पर लोग उस पर हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं। वो तो अब लोगों के सामने भी नहीं चाहती थी कि किसी ने बातों बातों में उसकी बेऔलादी पर तंज मारे तो उसका दिल कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। कहते हैं औलाद मर्द के नसीब और रिस्क औरत के नसीब से मिलता है, लेकिन फिर भी इस मुनाफिक दुनिया में बेऔलादी का ज़िम्मेदार औरत को और बेरोज़गारी का ज़िम्मेदार मर्द को ठहराया जाता है। औलाद देना अल्लाह के हाथ में है, इसमें इस मासूम औरत का कोई कसूर नहीं होता जिसको लोग पल पल अपनी बातों से मार रहे होते हैं। ऐसी ही एक सीधी सादी लड़की वफ़ा भी थी जिसकी बहुत ही कम उम्र में शादी हुई थी। महज 17 साल की थी वो जब शाहाब ने उसे कॉलेज में पसंद करके उसके घर प्रपोज़ल भेजा था, जिसे वफ़ा के घर वालों ने फ़ौरी कबूल कर लिया था। सबिया बेगम के 2 ही बच्चे थे, शहाब और अस्मा। अस्मा शादी होकर इस्लामाबाद चली गई थी जिसकी वजह से सबिया बेगम को शहाब की शादी की चलती थी। रिश्ता लगने के 1 माह बाद ही वो वफ़ा को ब्याह के घर ले आई थी। शहाब की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो वफ़ा से 1 साल ही बड़ा था। उनकी शादी को 8 साल गुजर गए थे। दोनों मियाँ बीवी में भला की मोहब्बत और ज़िंदगी में सुकून भी था। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो औलाद के लिए वो लोग तरसते रहते। सबिया बेगम की बेटी अस्मा के 4 बच्चे थे, जिनसे अक्सर बात करके या किसी दूसरे के बच्चे को देख उन्हें भी अपने पोता पोती का दौरा पड़ जाता और फिर वो वफ़ा का जीना दुश्वार कर देती। वफ़ा अपने घर की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत नाजुक था। उसकी दोनों बड़ी बहनें औलाद की नेमत से मालामाल थीं। एक भाई था, अब उसकी भी औलाद हो गई थी, बस वही खाली दामन रह गई थी। वह अपने खुदा से नाउम्मीद नहीं थी। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसकी दुआ सुन ली जाएगी, उसकी गोद भरती जाएगी। लेकिन लोगों की जहरीली बातें सुन उसका ईमान डगमगाने लगा था। उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा था कि वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएगी। अगली किस्त पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।